जिंदा जब तक रहूंगा, याद रखो तुम लोगों की नींदें हराम करके रखा हूं और हराम कर दूंगा। हमारे लिए औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट बहुत अहम है, ये हमारी पहचान है। मैं अपने काज के लिए, अपनी जमात के लिए, इस आवाम के लिए मैं मरने को तैयार हूं। औरंगाबाद हमारा था और औरंगाबाद हमारा रहेगा। राजनीति के रंगमंच पर अलग अलग पात्र हैं, अलग अलग चरित्र। 7 चरणों के रण में भाषा, भाष्य और भंगिमाएं विचित्र। कोई कहता है राजनीति सेवा है, कोई कहता है यह है फरेब। तो क्या 24 के संग्राम में प्रश्न यही है, किसके आदर्श हैं राम, किसका आदर्श औरंगजेब? मैं फिर से कह रहा हूं तुम्हारे दरमियान में, मैंने अपने घर में भी कहा कि अगर मुझे मौत आ जाए तो मुझे औरंगाबाद के किसी कब्रिस्तान में ले जाकर दफना देना। हवा यहीं से चली है सियासी रण में औरंगजेब के नाम की। औरंगाबाद की जमीन पर जब असदुद्दीन ओवैसी ने कहा औरंगाबाद से बेपनाह मोहब्बत है, यहां रूहानी सुकून मिलता है, आखिरी वक्त में जमीन यहीं की मयस्सर हो। ओवैसी स्वस्थ रहें, लंबी उम्र जिए, ये दुआ है। लेकिन ये जो सियासी मंच से औरंगजेब का नाम आया है वो क्या है? औरंगाबाद शहर का नाम औरंगजेब के नाम पर पड़ा। औरंगाबाद में औरंगजेब की कब्र है। इतिहास में औरंगजेब को हिंदुओं से नफरत करने वाले एक बर्बर बादशाह के तौर पर जाना जाता है। तो औरंगजेब वास्तव में उस नफरती और कट्टर विचारधारा की व्यंजना है जो देश की बहुसंख्यक आबादी को राजनीतिक नजरिए से दोयम दर्जे की मानती रही, जो अपने सांस्कृतिक और राजनीतिक रसूख के आगे सनातन संस्कृति, धर्म तक का मजाक उड़ाती रही और निकृष्ट मानती रही। तो क्या ओवैसी औरंगाबाद की जमीन से अपनी बेपनाह मोहब्बत का इजहार औरंगजेब के राजनीतिक लकीर को गाढ़ा करने के लिए कर रहे थे? ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के कई बयान औरंगजेब के मजहबी फितूर के फॉर्मूले पर कसे हुए दिखते हैं। अरे हिंदुस्तान हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। हैदराबाद की चुनावी लड़ाई में अकबरुद्दीन ओवैसी का 15 मिनट वाला चैप्टर एक बार फिर तब खुला जब बीजेपी नेता नवनीत राणा ने जूनियर ओवैसी के 15 मिनट वाले बयान के जवाब में 15 सेकंड वाला बयान दे दिया। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को कितना मंच पे आ गए। ओवैसी ब्रदर्स औरंगजेब वाली धुरी पर अपनी सियासत हैदराबाद में चमकाते रहे हैं, और जब सवाल उठते हैं तो बड़ी मासूमियत से आरोप ये लगाए जाते हैं कि मोदी राज में मुसलमानों के हक की बात करने वालों पर ज्यादती हो रही है। ओवैसी की तरफ से ये इल्जाम चुनावी रैलियों से लेकर संसद तक में लगाए जाते हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ऐसा ही सवाल ओवैसी ने संसद में उठाया था। क्या ये सरकार 22 जनवरी का पैगाम देकर ये बताना चाहती है कि एक मजहब को दूसरे मजहब के मानने वालों पर गलबा और कामयाबी मिली? क्या आइन इसकी इजाजत देता है? क्या ये पैगाम आप जब ऐवान से दे रहे हैं तो 17 करोड़ मुसलमानों को आप क्या पैगाम दे रहे हैं, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। सर, क्या मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं जिना का स्पोक्स पर्सन हूं?
क्या मैं औरंगजेब का स्पोक्स पर्सन हूं? बताइए सर, आखिर मैं कहां तक आप मुझे लेकर जाएंगे? तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर पर आए सुप्रीम फैसले से लेकर राम मंदिर बनने तक और काशी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से लेकर मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद तक ओवैसी बोलते रहे हैं, सबूतों, तथ्यों और साक्ष्यों पर आंखें मूंदे। तो ये पूरा एक सिस्टमैटिक तरीके से भारत के मुसलमानों से ये बाबरी मस्जिद को छीन लिया गया। सुप्रीम कोर्ट का यकीनन फैसला है। सुप्रीम कोर्ट हमारे मुल्क की आखिरी एपेक्स कोर्ट है। टाइटल सूट था, तो टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि फेथ की बुनियाद पर हम ये जगह मुसलमानों को नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ये भी कह दिया कि वहां पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाएगी। ओवैसी की यही राजनीति चुनावी दौर में और तीखी जुबान के साथ मंचों से उतरती है, मुसलमानों को भड़काने, उकसाने और डराने के अंदाज में। ओवैसी ऐसी ही सियासत का चैप्टर हैदराबाद से बाहर लिखने को बेताब है, लेकिन दिक्कत यह है कि उन्हें कहीं लिफ्ट नहीं मिल रही। इस बार कुल जमा 3 लोकसभा सीटों पर ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार हैं। हैदराबाद के मैदान में खुद ओवैसी हैं, बिहार के किशनगंज में अख्तरुल इस्लाम मैदान में हैं, तो औरंगाबाद से मौजूदा सांसद इम्तियाज जलील AIMIM के टिकट पर हैं। बीजेपी ओवैसी की इस राजनीति को औरंगजेब विचारधारा वाली राजनीति कह रही है। इसके पीछे वजह है कि मुसलमानों के हक के नाम पर नफरत की राजनीति, फिर चाहे वो जूनियर ओवैसी की भगवान राम को लेकर विवादास्पद बयान हो या फिर ओवैसी का बाबरी राग। खास बात यह है कि पीएम मोदी का पूजा पाठ तक करना ओवैसी को बेइंतहा खटकता है। पिछले दिनों संसद में पीएम मोदी को वो पुजारी सम्राट तक कह चुके हैं। मतलब कट्टरपंथी लकीर पर ओवैसी ब्रदर्स अपनी सियासत करना चाहते हैं, लेकिन देश के पीएम अगर राम मंदिर में दर्शन पूजन करें तो उन्हें खटकता है। मैं अपने बचपने में जब हिस्ट्री पढ़ता था तो मैंने एक स्टैचू की फोटो देखी थी, प्रीस्ट किंग ऑफ मोहनजोदारो। ऐसा लगता है कि वैसा ही लग रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि पुजारी सम्राट बन चुके हैं वो। ओवैसी औरंगजेब और बाबर के प्रवक्ता न होने का खूब दावा करें, लेकिन सच ये है कि जिस औरंगजेब और बाबर के दौर में मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, उस नफरती दौर पर और सनातनियों के साथ हुए अत्याचार पर वो एक लफ्ज नहीं बोलते। जिस औरंगजेबी विचारधारा की सियासत करने के आरोप ओवैसी पर बीजेपी लगाती है, उस औरंगजेब ने भारत पर 1658 से 1707 तक राज किया। उसके शासन में भारत में करीब 1000 हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। कई मंदिर ऐसे थे जिन्हें तोड़कर वहां मस्जिद बनवाई गई। तो क्या मुसलमानों के रहनुमा बनने को बेकरार ओवैसी ब्रदर्स की सियासत औरंगजेब की धारा वाले उसी वक्त में आज भी अटकी है? वो MP साहिबा जो महाराष्ट्र से आके छोटे को रोक के रखा हूं, छोटे को बहुत रोक के रखा हूं। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मैं जरा आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। छोटे तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम तुमको। तोप है वो, बोर बच्चा है, सालार का बेटा है। बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको। बड़े भी ओवैसी ने कहा कल एक मंच पे बहुत उत्साह के साथ, हेट्रेड स्पीच के साथ, कि मैंने छोटे को दबा के रखा और हमारा छोटा तोप है। मैं आपको बताना चाहूंगी बड़े कि ऐसे तोप को तो हम घर के बाहर सजावट के लिए रखते हैं। बड़ा कहता है कि छोटा हमारा खूंखार है। अरे ऐसे खूंखार हम घर में पालते हैं। यही ओवैसी मार्का राजनीति है। ऐसी ही भाषा और भाव पर ओवैसी ब्रदर्स महफिल लूटते हैं। कौम की राजनीति ऐसे ही प्रहसनों से परवान चढ़ती है। पहले कट्टरपंथी लाइनों को उभारना और जब उस पर कोई जवाब मिले तो विक्टिम कार्ड फेंकना। आज नरेंद्र मोदी वजीर आजम है और इंशाअल्लाह ताला कल वो नहीं रहेंगे, अल्लाह ने चाहा तो
मगर अगर वो वजीर आजम बनेंगे तीसरी मर्तबा तो मेरी बात को जहन नशीन कर लीजिए कि 17 करोड़ मुस्लिम अकलियत को बली का बकरा बनाएंगे। वो हर चीज का जिम्मेदार असदुद्दीन ओवैसी को करार देंगे। तो क्या वाकई ओवैसी की राजनीति औरंगजेब की आइडियोलॉजी पर टिकी है? पिछले साल ज्ञानवापी मामले में चल रही बहस के बीच जूनियर ओवैसी ने क्रूर, नफरती और हिंदू मंदिरों को खंडित करने वाले औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाकर AIMIM के राजनीतिक दर्शन को बता दिया था कि ओवैसी ब्रदर्स और उनके कारकुनों की सियासत में हिंदू मंदिरों और भगवान राम के प्रति कड़वाहट और नफरत कहां से आती है। एक रिश्ता है मेरा तुम्हारे साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह। हिम्मत लगती है कि वहां पर मेरा शायद पार्लियामेंट के अंदर 300 बैठे हैं सामने, और वहां पर वो खड़े रहकर बोलता है कि हमारे लिए वो मस्जिद थी। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। गला फाड़ने से न तो इतिहास बदल जाता है न वर्तमान, और चाहे अयोध्या हो, काशी हो या फिर मथुरा, ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि अन्याय कहां हुआ, किसके साथ हुआ, कितने वर्षों तक बहुसंख्यक समुदाय के अनुग्रह की आवाज को अनसुना किया गया, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के चलते। ये बात ओवैसी भी बखूबी जानते हैं और इतिहास लिखने वाले भी। बाहिम्मत बनो, बहादुर बनो, बुज़दिली को छोड़ो, जालिम का साथ मत दो, मजलूम का साथ दो, मजलूम का साथ दो। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह हमारे साथ है। डरो मत, अल्लाह हमारे साथ है। जालिम जुल्म करेगा मगर जालिम का जुल्म खत्म होगा नौजवानों। जब फिरौन नहीं रहा, जब नमरूद नहीं रहा, जब यजीद नहीं रहा, तो ये वक्त के नमरूद और फिरौन और यजीद क्या रहेंगे? सब जाएंगे एक दिन। रहेगा नाम तो सिर्फ अल्लाह का, अल्लाह का नाम रहेगा। ओवैसी जैसों की राजनीति अन्याय को न्याय की आवाज बताने की कोशिश करती है। इस बार ओवैसी की टेंशन कई गुना बढ़ी हुई है, क्योंकि विपक्ष का इंडी गठबंधन मुसलमान वोटरों को अपने पक्ष में करता दिख रहा है। यही वजह है कि यूपी में इस बार AIMIM को प्रत्याशी नहीं मिल रहे। मजबूरी में पल्लवी पटेल के साथ उसे गठबंधन करना पड़ा है। मोदी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से खींचते और बेतहाशा चीखते ओवैसी की नफरती तकरीरों की एक बड़ी वजह बार बार उनकी पॉलिटिक्स को मुसलमानों की तरफ से नकार देना भी रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में AIMIM को महज 0.2% वोट मिले थे। बिहार में भड़काऊ एजेंडा चलाने के बाद भी वोट शेयर 1.24% का रहा था। 2019 में महाराष्ट्र चुनाव में भी केवल 1.32% वोट ही मिले थे। हैदराबाद के बाहर हाथ पैर मार रहे ओवैसी का अपने गढ़ में वोट प्रतिशत विधानसभा चुनाव में गिर गया, ये 2.22% रहा। तुम सुन लो मेरी इस बात को, हम इसी जमीन में पैदा हुए और इसी जमीन में जाएंगे। सुन लो बीजेपी, RSS, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अब दूसरी हिजरत कभी नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। हम इसी वतन में रहेंगे। तुम्हारे जुल्म का जवाब हम सियासी इख्तिदार में आकर करेंगे। ओवैसी भी ये बखूबी जानते हैं कि फिलहाल हैदराबाद के बाहर उनकी नफरती सियासत का चलना इतना आसान नहीं, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक के बीमार ज्यादा हैं। इस बार तो टोटे घर में भी दिख रहे हैं। तो क्या पिछले दिनों औरंगाबाद की जमीन से इमोशनल पत्ता फेंटकर औरंगजेब मार्का राजनीति का संकेत दे रहे थे ओवैसी? फिलहाल तो भाईजान अपनी राजनीति की सारी बॉल्स फेंकने के बाद बल्ले पर हाथ आजमाने में मसरूफ हैं। अब सवाल ये है कि औरंगजेब वाली पेज पर आगे बढ़ के मियां भाई छक्का लगाएंगे या फिर क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।